Assalamualaikum participants. I'm sure that everybody is doing good today and you people are fine. Today's discussion is very important. Important in the sense that we are going to explore something that been the vogue of the day, order of the day. A lot many people, a lot many aspirants, they're struck. They do not know what to do. Yes, sometimes it is problematic. Sometimes we do feel ourselves in a fix. Sometimes the problems, they are the part and the parcel of our life, but outlining an essay is not that difficult as the aspirants they assume. And let me tell you one thing, very frankly, in very open words, whenever we talk about the outline, whenever we say outline means it is a skeleton. It is giving your examiner what is inside the essay. You are providing a roadmap to your examiner, like, okay, this is that particular road that I'm going to follow in my essay. इसके ऊपर जितनी बातें आप लोगों ने आज तक सुनी की होंगी, आई एम श्योर कि आपको काफी आइडिया हो चुका होगा. आउटलाइन हमारे पास whenever I talk about CSS और PMS एक ऐसी शानदार चीज है जो CSS को पास भी करवा देती है और CSS को फेल भी करवा देती है. आउटलाइन एक ऐसी जबरदस्त चीज है, आपके एग्जामिनर को हार्डली 3 से 5 मिनट चाहिए होते हैं आपका सारी की सारी जिंदगी का डिसीजन लेने में, जो आपने अपने सालों की मेहनत की होती है, द years that you have spent in burning the midnight oil. Your examiner needs just 3 to 5 minutes to take a decision. So outlining an essay is important. Not only important, let me tell you, if you have, practiced enough, you have spent enough time, enough nights on the outlining an essay, then the CSS is not going to give you a tough time. The things, they will become easy for you. So outlining an essay is damn important, और वो इसलिए important है so that वो जो हमारा ऐसे है 4 से 5 मिनट्स की जीनत ना बने और हमारा एग्जामिनर क्रॉस ना करे. हम अमूमन ये फील करते हैं कि शायद हमारे एग्जामिनर को पूरे का पूरा ऐसे पढ़ना होता है, पूरे का पूरा वो ऐसे पढ़ता है और उसके बाद वो ये डिसीजन लेता है कि हमें इसको पास करना है या फेल करना है. नो, इट इज नॉट द केस. जब कभी पेपर आईएमएस के अंदर पेपर जब इवेल्युएट करता हूँ, वी फॉलो द सेम पॉलिसी एंड द पॉलिसी इज कि हमें सिर्फ आपकी आउटलाइन और आपका इंट्रोडक्शन पैसेज प्लस आपका कंक्लूजन जो है ये बता देता है कि आप अबव 40 पे फॉल करोगे या बिलो 40 पे फॉल करो. और अगर ये 3 टेस्टामेंट्स गुजर जाते हो, 3 स्टेप्स, आप आपकी आउटलाइन, आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में एक कोहेरेंस है, एक रिदम है, तो फिर हम लोग जो है वो आपके बाकी ऐसे को भी पढ़ लेते हैं, ये देखने के लिए 40 से ऊपर नंबर कितने जो है वो इसको पुट करना. अगर मेरे पास ऐसे आता ही ऐसा है जिसके ऊपर पहले ही उसने लिख दिया है आउटलाइंस, तो मैं उसे कैसे पास करूंगा. अगर मेरे पास एक ऐसा ऐसे आ जाता है पेपर में जिसमें आउटलाइन लिखने के बाद उसने लिख दिया है ऐसे, उसने लिख दिया है कि ऐसे, इट मीन्स कि ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज दिस. सो मैं इसको क्या समझूंगा कि एक फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स को शुडंट वी टीच हिम वंस अगेन कि आपको सीखना चाहिए. आउटलाइनिंग हमारे ऐसे का स्केलेटन है.
हमारे पास we the people of Pakistan always try to find the shortcuts, and what happens when we try to locate shortcuts, we fail, and we fail miserably. We end up in a catastrophic situation. हमारी होप्स जो है वो ब्लाइंड एलियन में खत्म हो जाते हैं। क्या करते हैं, सारे का सारा ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद जो है वो हर पैसेज की पहली पहली लाइनों को उठा लेते हैं और कह रहे होते हैं कि हमने आउटलाइन बना दी है। हाउ इट इज पॉसिबल ऑन अर्थ से अपनी जिंदगी के 24 साल जो है वो इन एसेस को पढ़ते हुए गुजारे फ्रॉम डॉन टू डस्ट। सो यू आर नॉट सपोज टू चीट दैट पर्सन, यू आर सपोज टू मेक द थिंग्स इजी फॉर दैट पर्सन, और आपने उसे आसान बनाना था, आप किन चक्करों में पड़ गए हैं। तो आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसी आउटलाइन कौन सी होती है, कैसे बनानी है, कैसे डिस्कस करना है, 5 मिनट में फेल ना हो जाए कि हम ऐसे ऐसे ऐसी आउटलाइन ना बनाते ही क्रॉस कर दे। क्या हमें अपनी आउटलाइंस के अंदर इतने बम्बास्टिक वर्ड्स का यूज करना है जिसे एग्जामिनर को पढ़ते हुए कम से कम डिक्शनरी का इस्तेमाल तो लाजमी करना पड़े? क्या मेरा बैकग्राउंड अगर जो है वो बायोलॉजी से है, मेडिकल साइंसेज से है, क्या मैं अपने जो है वो स्पेसिफिक यॉनरा के वर्ड्स लगा दूं? अगर मेरा जो है ताल्लुक जो है किसी और से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, मैं अपने स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करना शुरू कर दूं, एग्जामिनर को मैं इम्प्रेस कर रहा हूं या उसे डिस्ट्रेस कर रहा हूं? सो लेट्स ट्राई टू लुक एट। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि आउटलाइन होती क्या है। आउटलाइन है क्या हमारे पास जो है वो, आपकी आउटलाइन जो है ये वो चीज है जो समझाने की कोशिश करती है आपका ऐसे पढ़ने वाले को कि तुम्हें सारे का सारा ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम समझना चाहते हो कि इस ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है तो वो समझ लो। बल्कि एक आउटलाइन को पहले देख लेता है हमको, और फिर जो है वो हम हमारे लिए आसान हो जाएगा कि आउटलाइन पे बात करना। ये हमारे पास एक आउटलाइन है, अभी सिर्फ हम इसका सरसरी सा जायजा लेंगे। वी आर गोइंग टू हैव, हमारे पास यहाँ पे कुछ लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है थीसिस स्टेटमेंट्स। सो याद रखोगे, अगर आपने ऐसे के पेपर में पुट करना है, वो आप उसे दरमियान में पुट करोगे, ना कि साइड पे पुट करोगे। उसे कभी भी साइड पे पुट नहीं करोगे। दूसरे नंबर पे आपके पास थीसिस स्टेटमेंट की दो तरह से चीजें, दो प्लेसमेंट्स होती हैं आपके पास। जो दो प्लेसमेंट्स होंगी, कभी अपनी आउटलाइन के शुरू में, आगाज में एक बड़ी सी हेडिंग नहीं दोगे कि आप ये थीसिस स्टेटमेंट पुट कर रहे हो। अगर आप इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट पुट करना चाहते हो, वेल एंड गुड है, फेयर है, कर दो। लेकिन फिर इंट्रोडक्शन नहीं लिखोगे क्योंकि इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हो। बट इन केस यू डू नॉट वांट टू प्लेस योर थीसिस स्टेटमेंट हियर, आप इसको अपने पैसेज के फर्स्ट, जो आपका इंट्रोडक्शन है, उसके पैसेज में एंड पे पुट करोगे। ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करने से पहले हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस आउटलाइन को गौर से देख लीजिएगा। हमारे पास, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आप लोग कुछ चीजों को देख सकें। ये एक महज इत्तेफाक नहीं है, आप चाहें तो आप जूम इन कर सकते हैं। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि हमारे पास जो सारी की सारी चीजें हैं ये एक रिदम के अंदर हैं, एक सारी की सारी एक तरतीब के अंदर है। मैं जब यहाँ से मेन हेडिंग्स की बात करता हूँ, मैं अभी इन हेडिंग्स की बात कर रहा हूँ। हैव ए लुक ऑन ऑल दीज थिंग्स। जब आप अपनी आउटलाइन बनाते हो तो क्या ये एक महज इत्तेफाक है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ये एक ही हमारे पास जो है वो रोमन्स के अंदर लिखे गए हैं और एक लीनियर एक तरतीब के अंदर है? जबकि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें कोई तरतीब नजर नहीं आ रही। इस तरफ हमारे पास कोई तरतीब नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। व्हाट डू यू फील? इज इट अ कोइंसिडेंस? ये सिर्फ किताब लिखने वाले ने किया, ये ऐसा ही होता है? आपको क्या लगता है, इज इट अ रूल कि हम जो है वो इसको फॉलो करेंगे
कि हमारे पास जो आउटलाइंस आएंगी उनका पैटर्न ही यही है। हर चीज का एक तरीकेकार होता है ना, रूल होता है। मैं कहूँ 2 + 2 = 5, आप कहेंगे सर लाइक हाउ ऑन अर्थ इट इज पॉसिबल कि 2 + 2 = 5। आप ये कहेंगे कि सर नो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई बंदा कहे कि 2 + 2 = 5, आप कहेंगे नो इट्स नॉनसेंस, आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं। रिमेंबर वन थिंग कि हमारे पास एक रूल है। रूल ये है कि आपने यहाँ पे अगर जो है वो रोमन्स इस्तेमाल किया है, आगे आपको अल्फाबेट्स यूज करने हैं। आपको जो है वो अल्फाबेट्स यहाँ पे यूज करनी है, और तीसरे स्टेप पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, आपको न्यूमरल्स यूज करना। यू आर सपोज टू यूज द न्यूमरल। कि ये इत्तेफाक की बात है कि जितनी हमारे पास सब हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग्स के बाद वो सब के सब अल्फाबेट से शुरू हो रही हैं, ABC। बाहर हमारे पास रोमन से शुरू हुई थी, अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो अल्फाबेट से शुरू हो रही हैं। Like, see, क्या आप ही हो? If there is anybody who's attending today's session without a notebook, वो उस I'm requesting कि वो क्लास को लीव कर सकता है, वो छोड़ सकता है। If you're attending this session without a notebook, it is not going to give you anything। और अगर आप इसको ध्यान से अटेंड कर लोगे, आपका ऐसे जो है वो इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा। I'm sure you people have your notebooks right now and you're noting down all the things। Yes? अपना सिर्फ बताना है yes or no। Great। The rest of the people, आप नोट कर रहे हो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये भूलनी नहीं है, साथ साथ जो है all these rules and regulations are very important, so you are not going to forget even a single bit of it। Okay, अब दूसरे नंबर पे सर इसमें भी 1 2 3 लिखा है जो ABC के अंदर आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन एक ही सीक्वेंस के अंदर करोगे। और उसके बाद फर्दर हमारे पास डिटेल्स उसने ऐड की हैं, जस्ट हैव अ लुक। उसने यहाँ पे आपके पास न्यूमरल्स को यूज किया है। एक रूल समझ लीजिए, कुछ मोटे मोटे असूल हैं। हमारे पास जब कोई पेपर आता है और हम उसे चेक करते हैं, और वो पेपर अगर ऐसा हो कि उसके ऊपर हमारे पास इंसेक्ट्स बिखरे हों, कीड़े मकोड़े हों, उसको चेक करना इतना मुश्किल हो, तो ऑब्वियसली आपकी हैंडराइटिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये मैटर करती है। आपका एग्जामिनर माइंड करता है, और आपका एग्जामिनर इन चीजों पे आपको जज करता है। यस, इट इज रियलिटी। अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया, आपका एग्जामिनर थॉरली इसको पढ़ेगा, और उसके बाद यहीं से वो फैसला करेगा तो उसको क्रॉस करना है या उसे इसको जो है वो टिक करके आगे बढ़ना है। आपकी आउटलाइन पहला वो हेजर है, पहला वो स्टॉप है, पहला वो बैरियर है जो कि उसको रोकता है कि तुमने इसे पास करना है या फेल करना है। और एग्जामिनर किसी को फेल करने की नीयत से नहीं बैठा होता, लेकिन हमारे पास जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, लोग सो कॉल्ड, अब आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट बहुत से ऐसे जिंदगियां गुजार चुके होते हैं, ज़ाया कर चुके होते हैं। और जब हमारे पास वो पेपर आता है, किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास पेपर जाता है, तो वो फिर रिजल्ट्स बड़े खतरनाक होते हैं। अब दूसरी चीज जरा गौर से देखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइटल। इस टाइटल को जरा गौर से पढ़ लीजिएगा, डू नॉट सपोर्ट न्यूक्लियर एनर्जी। आई एम श्योर कि इस टॉपिक को आपने पढ़ा। अब मेरे पास जो है सारे के सारी जो मेन हेडिंग्स होंगी वो रिलेट बैक करनी चाहिए मेरे टॉपिक की तरफ। न्यूक्लियर एनर्जी वेरी एक्सपेंसिव, कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मेन हेडिंग देखिए, न्यूक्लियर मटेरियल्स। इसके बाद वो जो टॉपिक हमारे पास टॉपिक के अंदर वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स दे आर नोन एज द की वर्ड्स। आपके लिए लाजमी है कि जब आप अपनी मेन हेडिंग्स, ये आपके पास मेन हेडिंग्स हैं, ये आपके पास सब हेडिंग्स हैं, ठीक है, मेन हेडिंग्स हैं, ये सब हेडिंग्स हैं, तो आपके पास जो है ये आपका टॉपिक रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए। टॉपिक रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए। हमारे पास जो है ये सारी की सारी चीजें अगर ये टॉपिक में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है, इट मींस कि आपकी आउटलाइन एक कोहेरेंट वे में मूव नहीं कर रहे। आपने जो भी मेन हेडिंग पुट करनी है, वो मेन हेडिंग आपके टॉपिक के साथ रिलेट करनी चाहिए। ना सिर्फ मेन हेडिंग, बल्कि आपकी जितनी भी सब हेडिंग्स हैं वो टॉपिक प्लस आपकी मेन हेडिंग दोनों के साथ रिलेट करनी चाहिए।
क्या वजह है कि हमारे पास न्यूक्लियर मटीरियल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स, उसने वर्ड न्यूक्लियर का बार बार क्यों इस्तेमाल किया है? ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग जो है वो अपने टॉपिक से जो है वो बिल्कुल नहीं हट रहे हैं, टॉपिक से दूर नहीं जा रहे। ये देखिए, क्या वजह है न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट। अगर आपने टॉपिक के कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया, इट मींस यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू योर एग्जामिनर। रेफर बैक करें। जब मैं आउटलाइन की बात करता हूँ, आउटलाइन के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। एक तो ये आउटलाइन होता है, आउटलाइंस नहीं होता। इसको कभी भी अपने पेपर में आउटलाइंस नहीं लिखना। आप इसे अपने थीसिस स्टेटमेंट के साथ शुरू करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट को पुट करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं या इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो थीसिस स्टेटमेंट पुट नहीं करो। आपकी ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी आपकी आउटलाइन के मुताबिक होनी चाहिए। एंड व्हेन आई से ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन इट। व्हेन आई से you need to strictly follow the organization of your essay, I mean it that you should not move away। आपको एक टॉपिक अगर आपने आउटलाइन में मेंशन कर दिया है, उसको आपने अपने ऐसे के अंदर डेफिनेटली एक्सप्लेन करना है। अगर आउटलाइन के अंदर एक चीज मेंशन नहीं की हुई है, आपको कतन उसको ऐसे के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। हम जब ऐसे चेक कर रहे होते हैं, आपकी आउटलाइन को सामने रखा होता है। We are living in 21st century. It is quite easy to take the picture of your outline and then to read your essay. Your examiner is not a nomadic. Your examiner is not from the Stone Age. Okay, so organization of your essay is damn important. So जब इसको evaluate कर रहे होते हैं, your outline is in front of us और उसको एक एक पैसेज को इसके मुताबिक चेक करना होता है। After all, it is not a mock session. After all, ये कोई हमारे पास मैट्रिक या इंटर के एकेडमिक सेशंस नहीं है। ये हमारे पास मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये उनका पेपर है। और ऑब्वियसली इंग्लिश को ढंग से और सही तो लिखा होना चाहिए, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट और क्या होंगी। आउटलाइन के अंदर वही चीज़ें डिस्कस करें, वही चीज़ें मेंशन करें, जिनके बारे में आप श्योर हो कि आप अपने ऐसे में बात कर सकते हो, जिनके बारे में आप बता रहे हो कि अपने ऐसे के अंदर जाकर डिस्कस करोगे। डू नॉट डू नॉट मेंशन दोज थिंग्स, दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनके बारे में आपको नहीं पता। और कतन ऐसा नहीं करोगे कि पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हो तो सबसे पहले 2023 की बात करोगे, फिर 2020 की, फिर 2019 की। आपको 1947 से ऑनवर्ड शुरू होना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है। अगर आपको पॉवर्टी की बात करनी है, उन इंडिकेटर्स की बात करनी है, तो सबसे जो है वो पहले आपको देखना है कि आपने उस पॉइंट को मेंशन करना है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरह से आएगा। आपकी आउटलाइन जो है एक थॉरली स्केलेटन की तरह काम करनी चाहिए। आपके रीडर को पढ़ते हुए नजर आना चाहिए जैसे आपके जिस्म के अंदर जो है ढांचा है, बोन्स हैं, हड्डियां हैं। लेकिन हड्डियां हम सबको नजर नहीं आती हैं। ऊपर जो है वो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव है, स्किन है हमारी, लेकिन हड्डियां बहरे कैफ मौजूद हैं। स्केलेटन इज अल्टीमेटली देयर। सो आपके ऐसे को अगर कोई चीज स्केलेटन के तौर पर संभाला देती है, दैट इज योर आउटलाइन। आउटलाइन बताती है कि क्या होगा। कुछ लोग, मैंने बताया कि वो आउटलाइन बाद में लिखने की आदत होती है, उन्हें लगता है कि जब ऐसे लिख लेंगे तो बाद में करेंगे ताकि एग्जामिनर चेक करे। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये ब्लंडर है। ऐसा हरगिज नहीं करना। जब ऐसे लिखना है उससे पहले आउटलाइन लिखी होनी चाहिए। एक ऐसी ऑर्गेनाइज, वेल फोकस्ड, क्लियरली फोकस्ड आउटलाइन है जिसे हमें पढ़ते हुए पता चले कि ये उसी टॉपिक और उसी ऐसे की बात कर रही है। ये दर हकीकत जो है वो हमारे पास मेन पॉइंट्स को मेंशन कर रही होती है। जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था, इमेजिन कीजिए अपने स्केलेटन के बारे में। आप अपना स्केलेटन नहीं देख पाते हैं, बट फिर भी आपकी बॉडी को आपका स्केलेटन सपोर्ट करता है। आपका रीडर जो है आपकी आउटलाइन पढ़ने के बाद वो एज्यूम करेगा, उसको जहन में रखेगा, सामने रखेगा कि क्या ये वही है, ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। मान लीजिए कि आपने हमें एक मैप दे दिया कि इसके मुताबिक हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है। अब हम उस मैप को फॉलो करते हैं, लेकिन आप मैप में हमें बता के सीधा रास्ता कहीं इधर उधर निकल जाता है। इट मीन्स कि आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करना ही नहीं आ रहा। सो अब आपको जो है वो इसका खुमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा?
कि सीएसएस दोबारा करना पड़ेगा। यही वजह है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप देखेंगे ऐसे के पेपर में पहले पेपर के बाद अगले दिन बहुत सी कुर्सियां आपको खाली नजर आएंगी। सीएसएस एक में फेल हो, सब में फेल हो। अब इसको करना कैसे है, इसको बनाना कैसे है, चलें समझने की कोशिश करते हैं। आपको आउटलाइन बनाने से पहले इस चीज की समझ होनी चाहिए कि आपके ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको थीसिस स्टेटमेंट का नहीं पता तो इसको सीख लीजिए। अगर आपको किसी ने कह दिया है कि थीसिस स्टेटमेंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पाकिस्तानी सिर्फ टीचर्स मांगते हैं, वो उसने गलत बताया है, बकवास है। थीसिस स्टेटमेंट इनएविटेबल है और उसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट आपका वो ख्याल है जो आपने बता दिया। अभी मैंने आपसे पूछा कि पाकिस्तान के मुआशी हालात कैसे बेहतर होंगे। आपने कहा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर करप्शन को कम कर दे, बैरूनी जो हमारे पास इंपोर्ट है उसको कम कर दे, तो पाकिस्तान जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने हालात को बेहतर कर लेगा। अब इस स्टेटमेंट से अगर आप मेरा ख्याल है निकाल दें तो बाकी आपकी थीसिस स्टेटमेंट नॉट ए रॉकेट साइंस। लोग पता नहीं थीसिस स्टेटमेंट को क्यों इतना सर पे सवार कर लेते हैं। थीसिस स्टेटमेंट आपका वो मौकफ है, वो पॉइंट है, वो स्टेंस है, वो आपका जो है वो थीम है जिसके गिर्द पूरे का पूरा ऐसे रोटेट करेगा। आपने बता दिया ये हमारे पास थीसिस। जैसे आज का हमारा मैच अभी हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसका थीसिस स्टेटमेंट ये है कि इंडिया ने अच्छा स्कोर दिया, पाकिस्तान हार जाएगा। बस सिंपल इज दैट। थीसिस स्टेटमेंट में आपने उस पॉइंट को जस्टिफाई करना। फिर आपकी आउटलाइन ये बात बताती है कि कितने पैराग्राफ होने चाहिए मेन बॉडी में। जब हम आउटलाइन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो आउटलाइन हमारे सामने है, इसमें ये जो पहले नंबर पे चीज है, यहाँ पे ये जो मेन हेडिंग है, अब इसका मतलब है कि ये मेन हेडिंग पे पहला पैराग्राफ रहा और इससे रिलेट करेगा हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ। ये हमें बताएगा कि इसके अंदर टोटल पैसेजेस होंगे कितने। आपकी आउटलाइन जो है वो नेविगेशन में मदद देती है, वो बताती है कि इस ऐसे के अंदर इतने पैसेजेस हैं। और मैं अक्सर आपसे रिक्वेस्ट किया करता हूँ, मैं आपको बताया करता हूँ कि सीएसएस के पेपर का एक पैटर्न ये है कि आपको 3000 के करीब जो है वो वर्ड्स उसमें मांगे होते हैं, 2500 से 3000। तो इट मीन्स कि यू आर सपोज्ड टू राइट अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 पैसेजेस। अब आपको कोई 25 से 30 पैसेजेस, और ये कभी भी प्रैक्टिस से नहीं आएगा। हमारा एक इंडिविजुअल राइटिंग सेशन जो है वो हम कंडक्ट करते हैं, उसमें आई एम जस्ट शेयरिंग एन एंटीडोट्स। उसमें हमने जो है वो एक एक पैराग्राफ से एस्पिरेंट्स को लिखना शुरू किया। जब पहले किसी ने लिखा, उन्होंने देखा कि उनका जो पैराग्राफ है, ना यहाँ पे हुक स्टेटमेंट मौजूद थी, यहाँ यहाँ पे स्पोर्टिंग डिटेल्स थी, ना यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट थी। क्रॉस होता चला गया। बहुत से लोगों ने दिल छोटा किया, उन्होंने कहा यार ये तो सारे नीला पीला हो जाता है, वो मैदान को छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग हमेशा, रेशो जो मैदान में रुकने वाले होते हैं वो कम ही होती है, 10 में से 2 4 की रेशो ही होती है। ये एक मुस्लिमा हुकूमत हिकमत है, एक एडमिटेड रूल है। सो अगर आप अपनी गलतियों से डरते हो, लिखते नहीं हो, सो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर एक्चुअल पेपर। Remember, it is not easy for a novice, for a newbie to write 25 to 30 passages, paragraphs in an actual paper. Practice makes a man perfect, and same goes for the woman as well. So you'll have to dedicate 1 or 2 hours on a daily basis. If you're not practicing, अगर आप एक पैराग्राफ नहीं बना सकते हो, how on earth it is possible you are going to write down 25 to 30 passages? Obviously, it will be a magic, a miracle. अब तीसरे नंबर पे आपके जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं वो भी आपकी आउटलाइन बताएगी कि इस पैसेज में ये जो इन्होंने पैराग्राफ लिखा है, ये जो है वो इनके सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, ये वाले सपोर्टिंग पॉइंट्स हो जाएंगे, ये सपोर्टिंग पॉइंट्स। आप आउटलाइन को से निकल ही नहीं सकते हो। अगर आप आउटलाइन को फॉलो करते हो, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज नॉट लाइक कंस्ट्रक्टिंग और इन्वेंटिंग समथिंग न्यू। बहुत आसान सा काम है।
एक मैप दिया, बस उसको फॉलो करते चले जाए। अगर आपने उसको फॉलो किया, स्पोर्टिंग डिटेल्स भी बताते चले गए, यू विल बी देयर। ये वो छोटी सी चीजें हैं जो आपका एग्जामिनर मांगता है, नॉट, वो ये नहीं कहता कि आप मुझे को बहुत गहरी जो है वो रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो देना शुरू कर दें। हाँ ठीक है, अगर आप देंगे उससे अच्छा इंप्रेशन लेगा। अब आउटलाइन जब आपने लिखनी है, तो रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले द ओनली प्रोसेस दैट आई वुड लाइक टू गाइड यू इज गैदरिंग योर आइडियाज। यहाँ पे मैं एक पॉइंट पे रुकना चाहूंगा। जब मैंने कहा गैदरिंग आइडियाज, बहुत से स्कॉलर्स ऐसे समझते हैं, देखो हम सभी, वी ऑल, वी पीपल, यू नो, हम एक चीज में बड़ी जल्दी मुब्तला हो जाते हैं, दैट इज सेल्फ ब्लैकमेलिंग। आई यूज टू से एंड आई kept on saying it is very 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 difficult for you to gather your ideas if you are not an ardent reader, if you haven't this very habit of reading new books, if you do not know how to collect your ideas and from where your ideas will come. In my childhood, my grandmother used to tell me कि खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर है। So if you're not reading books, नई नई किताबें नहीं पढ़ते हो, और ये भी नहीं पता कि किताबें कौन सी पढ़नी है, so how you're going to gather your ideas and how you're going to talk about that particular topic. पाकिस्तान के अंदर सबको पता है कि इकोनॉमी का मसला है। अब वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या आपने गवर्निंग द अनगवर्नेबल इशरत हुसैन की पढ़ रखी है? इशरत हुसैन कौन है? वो बंदा जो स्टेट बैंक का गवर्नर था, वो बंदा जिसने आईएमएफ के साथ काम किया, वो बंदा जो आईबीए का जो है वो हमारे पास चेयरमैन रहा। क्या उसकी किताब पाकिस्तान एंड इकोनॉमी ऑफ द एलिटेस्ट स्टेट पढ़ रखी है? अगर ये नहीं पढ़ी, तो आपको ये आइडियाज कहाँ से गैदर होंगे? ये किताबें कहीं आसमान से नहीं उतरती हैं, ये किताबें वो है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिलेबस के अंदर मेंशन की हुई हैं और आपको पढ़नी चाहिए। सादा सा रूल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वन सेकंड, ये किताबें पढ़नी चाहिए। एक एस्पिरेंट समझता है कि सर मेरे पास तो टाइम बहुत कम है, मैं ये किताबें कैसे पढ़ूं? भाई, गो समवेयर, उसकी समरी पढ़ लो, उसके आइडियाज ले लो। पेपर में आपसे वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मांगता है। आपके जितने लॉफ्टी आइडियाज हैं, बिलीव मी, योर एग्जामिनर इज नॉट टॉकिंग अबाउट योर लॉफ्टी आइडियाज। आइडियाज तभी गैदर कर पाओगे जब कुछ पढ़ रखा होगा और उनको एडिट करना आ रहा होगा। अगर डेली बेसिस पर डॉन नहीं पढ़ते हो, आर्टिकल ऑफ द डे नहीं पढ़ते हो, वीकली बेसिस पर फॉरेन अफेयर्स नहीं पढ़ते हो, इकोनॉमिस्ट मैगजीन की कभी शक्ल भी नहीं देखी है, तो ये आइडियाज कहाँ से आएंगे? कि भाई ब्यूरोक्रेसी ऑब्वियसली उसको मिलेगी ना जो फिर काम करता है, जो पढ़ता है। कल कला को आपने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन देनी है, यू आर सपोज टू टॉक ऑन इंटरनेशनल फॉर्म्स, आपको यूनाइटेड नेशंस में बात करनी है, आपके जो है वो यूपीएससी से क्वालिफाइड आईएएस आईपीएस लोगों से मुलाकात होगी, तो आप कैसे बात करो? गैदर करो अपने आइडियाज एंड व्हेन आई से किताब होती है वो किसी ने कंबाइन कर दी, फैक्ट बुक लिख दी, उसको फॉलो कर दिया। ऐसी किताब जिसको सारे का सारा जमाना पढ़ के उन्हीं फैक्ट्स को जो है वो वहीं पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, वेयर इज द नॉवेलिटी? बचपन में ना हम लोग जो हैं, एक जमाने में कभी इंटरमीडिएट के पेपर जो हैं वो देखने का इत्तेफाक हुआ। अब मैंने जब उन पेपर्स को देखा तो वही एक ही, माय बेस्ट टीचर इज दिस, माय बेस्ट फ्रेंड इज दिस। ये सीएसएस इज नॉट योर इंटरमीडिएट, सीएसएस नीड्स योर आइडियाज, और वो आइडियाज आएंगे जब आप अपने आप को इन चीजों का आदी बनाओगे। और डॉन को पढ़ते हुए रजिस्टर के ऊपर हेडिंग्स बनी होनी चाहिए, इकोनॉमी का सेक्शन है, ये वाले फैक्ट्स मिले। इस दफा हमारे पास इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन से है ये फैक्ट, यूएसए से है ये फैक्ट है, ठीक है, मेरे पास क्लाइमेट चेंज से मुतलिका डाटा है ये फैक्ट है, फैसल बारी ये लिखता है, इसमें जो है वो एफ एस एजाजुद्दीन इसके बारे में लिखता है, रजिया इसके बारे में लिखती है, हुमा इफ्तिखार इसके बारे में लिखती है। इन चीजों को पढ़ोगे तो आइडियाज जनरेट होंगे आपके। और कोटेशन जो है वो उनसे याद की हो, पता हो कि हेलन कैरी ने क्या कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है, ये सारी की सारी चीजें एफ एस एजाजुद्दीन जब भी लिखता है वो बड़ी जबरदस्त जो है वो कोटेशंस देता है। तो अगर हमें इनका नहीं पता, तो कम से कम हमें पता लग जाना चाहिए, हम इन्हें देखें, वहां से हमें आइडियाज अपने गैदर करने में, कलेक्ट करने में मदद मिले। अब उन आइडियाज को एडिट भी करना है। You're not supposed to paste the exactly same thing that you have read in the opinions and the editorials. You need to be smart enough
कि आप उनको एडिट कर सको और डिसाइड कर सको कि मैंने जो है वो कौन कौन से अपने ऐसे में यूज करनी है। अब ये जो रजिस्टर्स जब मेंटेन होंगे, जब ये रजिस्टर्स जो हैं वो बनाए होंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन योर एसे पेपर। तब पता चलेगा कि मैंने टॉपिक कौन सा चूज करना है। वरना क्या हो जी, 9 बजे पेपर सामने आ गया, फिर इधर उधर देखा ये क्या हो गया, ये कौन सा टॉपिक आ गया, ये तो मैंने किया ही नहीं। सभी जो हैं वो ऐसे देते हैं। मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे पास थे अभी स्पेशल सीएसएस के 14 से 15 उन्हें ऐसे दिए 14 to 15 टॉपिक्स। बट मैंने एक बात सिखाई कि काम करना कैसा है। वो अक्सर एक मशहूर कोटेशन है कि आप मछली पकड़ना सिखाइए, मछली उनको फ्राई करके ना दीजिए, वरना वो पेपर में वो फ्राई मछली को ढूंढते रहेंगे। हमारे और मैं अक्सर आपको जो बातें मैं रिकमेंड करता हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ इंग्लिश, ऐसा ये पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, फिर ही जो है वो कोई डिस्टिंग्विश आएगी। सो डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड प्लीज। अब इसके बाद वो रजिस्टर मेंटेन हो गया। अब टॉपिक को 9 AM पे पेपर मिला, 9-10 तक जो है वो टॉपिक डिसाइड हो जाना चाहिए कि मैंने इस टॉपिक पे काम करना है। पेपर की लास्ट वाले पेज पे चले गए, वहां पे जाके रफ वर्क करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया कि हाँ मेरी ये थीसिस स्टेटमेंट रफ सी होगी, ये वाले मेन पॉइंट्स हैं, इन पे काम करूंगा। 9:20 तक जो है वो इन चीजों को फाइनल कर लिया। उसके बाद अगले 20 मिनट में आउटलाइन और फिर सारे के सारे ऐसे पे काम होना चाहिए, फिर नहीं रुकना चाहिए। और ये 10 मिनट ही डिसाइड करेंगे कि आगे जाओगे या दोबारा आओगे इसी कुर्सी पर। वो चेयर जो है उस पर आखिरी दफा बैठोगे इंग्लिश ऐसे के लिए, या हर साल आओगे, हर साल देखोगे। कुछ लोग कहते हैं मेरी तो पहली अटेम्प्ट है, मैं तो देखने के लिए आया हूँ। डू नॉट डू दिस, ये ब्लंडर है, ऐसे नहीं करो, जुल्म है आपके साथ। देन जो है हमारे पास अपनी ऑर्गेनाइज वे में अपनी आउटलाइन को लिखो। देखो मुश्किल कुछ नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सीएसएस जो है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सीएसएस इज अ मैराथन, सीएसएस इज अ लॉन्ग जर्नी जहां पे आपको दौड़ते रहना है और आप मंजिल पे पहुंच जाते हो। सरमत अगर आप मुझे इजाजत दें तो एम यू कैन ट्रस्ट आंसर ऑल, बट इफ दे आर वेरी अर्जेंट और ये आप समझते हैं कि इमरजेंसी है तो हम ले भी सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द अफर्मेशन। आप मुझे इसको अफर्म कर दीजिएगा या निगेट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब हमारे पास जो है यहाँ पे सिचुएशन जो है वो तब हमारे अंडर कंट्रोल आ जाएगी जब हमने प्रैक्टिस किया होगा। प्रैक्टिस अब कैसे करेंगे? डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन डॉन ऑल द टाइम। सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। हम ह्यूमैनिटी के लिए काम जरूर करते हैं कि हम डेली बेसिस पे आर्टिकल ऑफ द डे रिकमेंड कर देते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। इससे आपको ये हो जाएगा कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि आर्टिकल ऑफ द डे मुझे सिर्फ ये वाला पढ़ना है, और उससे अपने नोट्स बनानी चाहिए कि आपको वो कहाँ कहाँ पे जो है वो आर्टिकल्स हेल्प आउट कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी हमारा जो है वो यूआरएल है, गूगल में लिखेंगे माई एमओसीसी लाइव, बाकी सब वही है, तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद ये मैं पेस्ट भी कर देता हूँ यहाँ पे, अगर कॉपी करना चाहें तो आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एम ए ऑडिबल, क्या ये क्लियर है? जस्ट कंफर्म राइट क्लियर। इफ आई एम ऑडिबल यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। इज इट क्लियर? ओके, इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच। आपको इंटरनेट देखना है। अब आगे चलते हैं। आउटलाइन के ऊपर काम करोगे कैसे? देखो मैंने जैसे पहले बताया कि आप जो है वो घर के अंदर हर चीज को बनाने का करने का एक तरीकेकार है। आपको देखना है कि जो मेन हेडिंग्स हैं, आप अपना एक रूल बना लो कि मेन हेडिंग्स को आप हमेशा रोमन से लिखो। ठीक है? आप चाहो तो इसको अल्फाबेट से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको जो है वो न्यूमेरल से भी लिख सकते हो, लेकिन ये रूल बना होगा
पता चलेगा कि मुझे इसी से लिखना है। जो मेन हेडिंग्स हैं आपके ऐसे में मिनिमम जो है वो 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन होना चाहिए और कंक्लूजन उसमें लाजमी होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन, आपका कंक्लूजन, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर ऐसे। जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, इंट्रोडक्शन की पहली लाइन आपकी हुक स्टेटमेंट होती है। एक स्टेटमेंट होती है जो आपके एग्जामिनर की अटेंशन को कैच कर लेती है। एक ऐसी सॉपल इसमें अभी हमारे पास हमारा शक आ गया। So the literacy rate in Pakistan is decreasing on daily basis. So you can study the quotation. लेकिन जब मैं कोटेशन की बात do not forget it, ये कोटेशन ऐसी नहीं है कि कोई भी पकड़ी और उसको पकड़ के बस इधर घुसेड़ दिया, लगा दिया। Once again, do not take this essay as an essay of your matriculation intermediate. आप आज तक जितनी चीजें लिखते आए हो वो आपके पास आपकी एकेडमिक्स से, वो एकेडमिक्स से। लेकिन अभी सारी की सारी चीजें आप कर रहे हो एक कंपटीशन के लिए। यार यहाँ पे तो ठीक है मोहम्मद सलीम, इट इज क्लियर, बाकी सबको भी ठीक आ रही है। आप थोड़ा इंटरनेट देख लें। अब हुक स्टेटमेंट पहले फैक्ट हो सकता है, इसको गूगल कर लेना बाद में कि ये फैक्ट क्या होता है। आपकी कोटेशन हो सकती है, कोट देख लेना क्या है। आपका एंटीडोट हो सकता है, आपकी शॉर्ट स्टोरी हो सकती है। अब ये देख लेना कि सारी की सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज क्या है। आपके रेट्रिकल क्वेश्चंस होते हैं, रेट्रिकल क्वेश्चंस बार बार पूछना। जब मैंने फैक्ट की बात की, मैंने मिसाल दी, कोटेशंस की बात दी। जब हमने देखा कि डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन ए रनिंग स्ट्रीम। अब यहाँ पे आप सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट कर सकते हो। एंटीडोट, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात जो पूरी दुनिया जानती है, जो पूरा पाकिस्तान जानता है। आपको जो है वो चाइल्ड अबडक्शंस पे बात करनी है, जैनब की बात कर लो। आपको खवातीन के हकूक पे बात करनी है, आप मुख्तारा मई को, आप जो है इसके बाद मलाला यूसुफजई के इंसिडेंट्स को कोट कर सकते हो। शॉर्ट स्टोरी जो है, आप कोई भी शॉर्ट स्टोरी शुरू कर सकते हो और उसको रिलेट बैक कर सकते हो अपने ऐसे के साथ। इन चीजों को तफसील से करेंगे हम अपनी क्लासेस में सारी की सारी को इंशाल्लाह। और रेट्रिकल क्वेश्चन जो मैंने कहे आप पूछ सकते हो। अगर उसने कहा पाकिस्तान से आया, पहला क्वेश्चन हो सकता है क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा गिरती चले जाएगी? क्या ऐसा ही दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ होता है? क्या पाकिस्तान के सारे लीडर्स करप्ट हैं? लेट अस ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आपने अटेंशन ग्रैब कर, जब आपने शॉर्ट स्टोरीज जो है वो उसकी बात की, आप लिख सकते हो, ऐसे शुरू कर सकते हो। आज सुबह लाइक अली, अली इज वेरी हैप्पी टुडे। अली आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसका मुल्क जो है वो एक इंडेक्स के अंदर तरक्की करता चला जा रहा है। आज उसका मुल्क जो है वो सुपर पावर होने के करीब है। अली के मुल्क के अंदर हर तरफ खुशहाली है क्योंकि आज से कुछ साल पहले अली के लीडरों ने फैसला किया कि हमें मुल्क को इस तबाही से निकालना था। फिर आप ये कह सकते हैं कि ये ख्वाब सच्चा हो सकता है। ये शॉर्ट स्टोरी थी। और ये मुल्क अली का पाकिस्तान है जो कि आने वाले कुछ सालों में लीड कर सकता है। फिर आप वो रिपोर्ट की बात करोगे जिसने इंडिकेट किया कि 2075 में पाकिस्तान दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ये सारी की सारी चीजें कैसे आएंगी? प्रैक्टिस के साथ। अगर आपने अपने ऐसे को सिर्फ सिंपल सिंपल सी बातें जो है वो करनी शुरू कर दी। अब मैं व्हेन आई वाज, मैं जब ना रीड कर रहा था पेपर को, पीएमएस का एक पेपर मैं रीड आउट कर रहा था, तो आई वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो पेपर के अंदर उसने अपना स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है, ये कौन सी टेक्निक है। हम सिंपल सिंपल सी स्टेटमेंट। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन में मेन लाइन से जो है वो जब दूसरी लाइनों पे जाते हैं
ट्रांजिशंस कोई नहीं है। ट्रांजिशंस देखो, आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी में हीरो जो है वो घर में आता है, अपनी अम्मा जो है वो उससे मिलता है, और अगले ही लम्हे आप देखते हो वो किसी जहाज के ऊपर खड़ा है, आप व्हाट इज दिस? ट्रांजिशन मीन्स कि आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाओगे कैसे? ये दो बड़े मसले जो मैंने देखे, ऑब्जर्व किए, और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक आध पेपर में हो, ये थॉरली ऑब्जर्वेशन से गुजरा। और फिर यहाँ पे हमारे पास हुक स्टेटमेंट, फिर उसके जो है वो स्पोर्टिंग लाइंस, और एंड पे हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट होती है। थीसिस स्टेटमेंट की लोकेशन ही यही है जो हमारे पास इंटरनेशनल राइटर्स रिकमेंड करते हैं कि पहले पैसेज के एंड पे आए। हमारे पास पाकिस्तान में अलमिया ये है, उसमें हमारी यूथ शामिल है, लोग शामिल हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे उनकी बात नहीं सुनेंगे, जिन्होंने पेपर चेक करना है उनकी बात नहीं सुनेंगे। एक स्टूडेंट है, उनकी जियोग्राफी के अंदर जो है वो मास्टर्स था, बहुत अच्छा बच्चा था, बड़ी मेहनत की, उसने मेहनत की, और मेरे पास ऐसे में कम से कम वो पास नहीं हो सका था। मैं थोड़ी मार्किंग स्ट्रिक्ट करता हूँ, 38 36 पे था, बट लकीली उसने CSS को क्वालिफाई कर लिया, एंड माशाल्लाह नो ही इज टीचिंग ऐसे टू द अदर पीपल। I'm happy, I'm wishing him good luck, अल्लाह उसे कामयाब करे। बट माई रिकमेंडेशन इज कि बिकॉज ही इज देयर इन सिविल सर्विसेज, तो उसके लिए आसान है दूसरों को बताना, लेकिन उसको अपनी थीसिस स्टेटमेंट और दूसरी चीजें पुट करने पे मेरा ख्याल है कि बाकी बच्चे उस तरह से नहीं सीख सके। मैं ये नहीं जानता आप कितने लोग हमारी क्लास में आज रहे हैं, बाकी तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बट जो भी हैं जहां पे भी जाएं, इस चीज को देखिएगा कि हर सब्जेक्ट पे वो बंदा जिससे पेपर चेक करना है उनके पास अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी आपको जैसे बेहतर लगे वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लाइक योर डिसीजन इज अल्टीमेट डिसीजन। बट थीसिस स्टेटमेंट उन चीजों को जब हम देखते हैं, किसी ने दरमियान में पुट किया, किसी ने ऊपर पुट किया, तो इट इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ये किताब है, आप इंटरनेट पे लिखोगे अच्छे से आसानी से मिल जाएगी। एकेडमिक राइटिंग जो है वो, ठीक है, हमारे पास जो है वो ये आसानी से मिल जाएगी। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट। देखो, मैं कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जो खुदा ना खास्ता रॉकेट साइंस है, इनको खुद से भी पढ़ोगे ना, मेहनत करोगे, तो यू कैन इजिली क्वालिफाई, यू कैन इजिली क्रैक द ऐसे। बट मामला ये है कि पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ोगे। और रिकमेंडेड बुक्स जो है, हम अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे करें। आप भी FPSC की रिकमेंडेड किताबों को देख लोगे, काफी अच्छा फायदा हो जाएगा। कोई इंस्टीट्यूट नहीं भी ज्वाइन करते, फिर भी आप अपना ऐसे आसानी से क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए डेडिकेशन जरूरी है। उसके लिए ये जरूरी है कि जो चीजें कर रहे हो वो ध्यान से करो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट मेन आइडिया। ये फर्स्ट मेन आइडिया वो इंपॉर्टेंट आइडिया होना चाहिए जो वाकईतन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको पहली पोजीशन देनी पड़ी। अगर जो है फर्स्ट मेन आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं था और आपने इसको इम्पोर्टेंस दे दी, आपका एग्जामिनर आउटलाइन पढ़ते हुए ये भी देखेगा कहीं नंबर 3 नंबर 2 पे तो नहीं आना चाहिए था, कहीं नंबर 4 नंबर 1 पे तो नहीं आना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। और अगर ऐसा होता है, वंस अगेन आपके पास जो है वो प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी आपके लिए। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि गूगल पे जाके ना ये लिखिएगा कि व्हाट इज मेन आइडिया। डेफिनेशन देखो इसकी, मेन आइडिया की डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद देखने की कोशिश करो व्हाट इज सेकंड मेन आइडिया, व्हाट इज थर्ड मेन आइडिया, और फिर इनकी लोकेशंस को देखने की कोशिश करो कि मैंने राइट कैसे करना, पुट कैसे करना, और फिर कंक्लूजन जो है। और जब मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ, कंक्लूजन के लिखने के भी कुछ असूल हैं, देयर आर सम रूल्स दैट यू स्ट्रिक्टली नीड टू फॉलो। पहली बात, कंक्लूजन की जो इब्तदाई लाइन होगी, जो फर्स्ट लाइन होगी, ये वही चीजें फॉलो करेगी जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है उसी को रीफ्रेज करती हुई हो नजर आएगी। थीसिस स्टेटमेंट में जो बात आपने की, वही बात थोड़ी सी तब्दीली के साथ हमें यहाँ पे नजर आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे, आपके कंक्लूजन के अंदर कोई नया पॉइंट शुरू नहीं होना चाहिए। आपका कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक एंड होना चाहिए, ना कि आप जो है एक ऐसी जो है वो एंडिंग कर रहे हैं जिससे पता चले कि यू आर नॉट होपफुल, नॉट एट ऑल। आपके कंक्लूजन के अंदर जो सारी डिस्कशन का जो आपका क्रक्स है वो नजर आना चाहिए, और आपने एक पॉइंट के साथ उसको कंक्लूड किया हो। ये हमारे पास सारे के सारा है, हमारी आउटलाइन जो है।
अब आउटलाइन के अंदर एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है, और वो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? वो ऑर्डर हमारे पास ये होता है कि आपने जो है वो इंट्रोडक्शन को लिखा, वो कुछ ऐसे होगा। जो फर्स्ट मेन पॉइंट होगा, मेन आइडिया होगा, उसकी लोकेशन ये होगी। अगले जो पॉइंट्स हैं, जो सेकंड पॉइंट्स हैं, वो थोड़े से आगे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। और जब ये पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, इनको हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। It is up to you, whatever you want to use. You may go with the letters, you may go with the Roman letters, you may follow the numerals, but remember one thing: do not do not do not repeat this mistake कि एक में आपने जो है वो शुरू कर लिया रोमन के साथ, नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट ABC। ऐसा नहीं होगा। ये रॉकेट साइंस नहीं है। आई हैवंट मेंशन लाइक C+O2 is equal to CO2, something like that. I'm not sharing the chemical formulas. I'm not talking about anything that is, I'm not saying to like balance the equations. Whatever I'm telling you, these things are practicable. And once you can do this practical, believe me, your essay is as easy as ABC. What happens, unfortunately, you people do not listen. आप हेयर तो करते हो, बट आप लिसन नहीं करता। whenever someone is saying, आप सुन, हाँ मैं कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, क्लास खत्म होती है, हाँ वो कौन सी वेबसाइट थी, अच्छा चलो वो देखूंगा, अभी अभी तो मैं सोना चाह रहा हूँ, अभी नहीं होगा। हाँ वो डॉन बताया था, फॉरेन अफेयर इकोनॉमिस्ट बताया था, हाँ ठीक है, अभी तो मैंने लेक्चर ले लिया, अभी नहीं देखूंगा। So when you are sleeping, someone is there who's working hard, and he's the same person who's going to excel you in your examination. He's the same person who's going to clinch your position. He's going to tell you, okay, you keep on sleeping, and I am going to prove it how to take this particular seat. CSS is the name of competition. It's not just about watching the reels on the Facebook, YouTube, or Twitter, or Instagram, whatever you are seeing. CSS is the name of that hard work, dedication, enthusiasm that you need to put in your work. And if you're not following all these things, आप खुद को धोखा दे रहे हो। इन चीजों को सीख के अप्लाई करना। और मैं आपको बताऊंगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे पास जिन्हें डेली बेसिस पे आपको तैयार करते रहना है और तैयार करते जाना चाहिए। वही आपके लिए हेल्पफुल है। लाइक मैं अक्सर कहा करता हूँ, और मैं अभी भी आपको बता देता हूँ कि जब आप अपने टॉपिक्स तैयार करते हो ना, पहले तो अपनी ना एक बुक रीडिंग की हैबिट को थोड़ा डेवलप करो, ठीक है? किताबों पे ना पैसे स्पेंड करना आसान काम है, बहुत आसान है। बिलीव मी, व्हेन यू स्पेंड सम पेनीज ऑन योर बुक, तो आपकी वो जो किताबें हैं ना, वो नस्ल दर नस्ल चलती हैं, ठीक है? आपके बाद में छोटे भाई भी पढ़ सकते हैं। आपका मसला ये है कि यू स्पेंड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑन द पार्टीज, लेकिन अच्छी किताब के पैसे आएंगे, आपको कोई शॉर्टकट मिल जाए यार, कोई खुलासा मिल जाए, कोई गाइड मिल जाए, मैं उसी से कवर करूंगा, बस मैं इसी से करके दिखाऊंगा। जैसे एग्जामिनर तो बिल्कुल कोई सड़क पे सड़क छाप होता है, वो उसको तो नहीं पता कि ये आइडियाज क्या है। सो रॉकेट साइंस नहीं है। हम ऐसे में ये नहीं कहते 60 ले जाओ, हम ये नहीं कहते 80 ले जाओ, लेकिन 40 तो होने चाहिए ना यार। 40 इज द स्कोर जिसको उसका तो बनता है ना। और वो आएंगे कैसे? वो इस तरह से आएंगे। अब मैं वही बात करूंगा कि जब जो है वो, अगर आपने किताब नहीं पढ़ी वाई नेशंस फेल, तो आप कैसे यार पॉलिटिकल साइंस की और कैसे जो है वो आईआर से रिलेटेड टॉपिक्स पर बातें कर सकोगे? जब मैंने आपसे कहा, जब एआई पे कोई आर्टिकल आ गया और आपने योवल नो हरारी की किताब नहीं पढ़ रखी, तो आप कैसे बात कर रहे हो? जिसमें योवल नो हरारी की होमोड्यूस आपने नहीं पढ़ रखी, मैं अक्सर बताया करता हूँ, आप कैसे काम करोगे? अगर आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर लिखना है, टॉपिक लिखना है, लेकिन आपने ना कभी कुछ सर्वे रिजल्ट पढ़ी, ना कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ा, ना आपको लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स का पता है, ना आपने नोटबुक बनाई थी, ना उसको रिवाइज किया था हर संडे वाले दिन, सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एन ऐसे? कुछ तो करना पड़ेगा। अगर डॉन पढ़ते हो, लेकिन डॉन पढ़ते पढ़ते ही इस तरह से हो, ना नोटबुक सामने थी, ना कुछ और था, ना कोई कोट आपने नोट की, ना उसके अंदर से कुछ और डेटा लिया, तो आप कैसे करोगे? अगर आपको नहीं पता कि हेल्थ का टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं,
आपको नहीं पता कि जो जफर मिर्जा जब डॉन में लिखता है वो फॉरेन जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर था, उसकी रिपोर्ट्स मुझे पढ़नी जरूरी है। आपको नहीं पता कि स्टेट बैंक का जो साबिक पर्सन है शाहिद जो है वो लिखता है मुझे डॉन में उसके आर्टिकल्स पढ़ने हैं क्योंकि वो इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। आपको नहीं पता कि जब मुझे फैसल बारी को पढ़ना है वो एजुकेशन के बारे में लिखता है। आपको नहीं पता मैंने एफ एस एजाजुद्दीन को लिखना है, पढ़ना है, वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करता है। सो हाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वो जुडिशरी के ऊपर लिखता है। तो हर चीज को स्मार्ट होता है ना। वो कौवा जो बचपन में सुना करते थे कि पत्थर पानी में फेंकता था फिर जो है वो पीता था, अब वो स्मार्ट हो गया है। स्मार्ट स्टडी करता है, वो भी स्ट्रॉ का यूज करता है, बड़ी आसानी से पानी पीता है और चला जाता है। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, सो वी नीड टू चेंज द पैटर्न। अगर हम नहीं करेंगे तो वो जो कर रहे हैं वो आ जाएंगे। अब हर साल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ थीम्स को फॉलो करता है। वो कभी आपका पेपर जो है वो आउट ऑफ थीम नहीं आता। एग्रीकल्चर में से लाजमी आता है, एजुकेशन में से आ जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट में से आ जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इनोवेशन से, फॉरेन पॉलिसी से, हमारे पास सिक्योरिटी से, इकोनॉमिक रिफॉर्म से, इनसे आ जाता है, ये पाकिस्तान में आएगा। अब इन थीम्स को अगर तुम तैयार कर लेते हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जो है वो किस तरह से फेल हो जाओगे। बट ये डिपेंड करता है आप पे कि हाउ यू आर टेकिंग ऑल द थिंग्स। कुछ एप्लीकेशंस हैं बड़ी महंगी हैं, बड़ी कॉस्टली हैं। अगर उनका कोई क्रैक्ड वर्जन आपको कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छा है। फॉरेन अफेयर्स है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन्स हैं, इन दोनों की, या मैगजीन्स मिल जाए बहुत अच्छा है, इनको पढ़ते रहो। ठीक है। सो ये आपके पास जो चीज़ें हैं ये हेल्प आउट करती हैं आपको आपकी आउटलाइन बनाने में। सो मैं अपने सेशन में जो भी बातें करता हूँ मेरी कोशिश होती है कि एक एक मिनट आपका कीमती है। आज उन्होंने मेरे ख्याल लिंक शेयर कर दिया, तो ना तो ये कोई एडवर्टीजमेंट है ना कोई मार्केटिंग है। दीज आर द रियलिटी। ये सारी की सारी चीजें जो है, और प्लीज आपने लाजमी कोशिश करनी है कि इन तमाम चीजों को फॉलो करो। हमारे पास इसके अलावा आपने एक चीज याद रखनी है कि आपको ऐसे फॉरेन अफेयर्स एंड द इकोनॉमिस्ट, नहीं प्लीज नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई वाज टेलिंग यू समथिंग अबाउट द ऐसे थिंग्स। तो जब हम ऐसे की बात करते हैं यहाँ पे, ये देख लें, ये आउटलाइन है हमारे पास। ये आपकी जो है वो जनाब थीसिस स्टेटमेंट होगी। उसने कह दिया न्यूक्लियर पावर इज नॉट गुड एनर्जी सोर्स फॉर द वर्ल्ड। ये हमारे पास हो गया। अब उसने जो दूसरी ये मेन हेडिंग दी है, मेन हेडिंग का मतलब ये है कि यहाँ से जो है वो उसका थीसिस स्टेटमेंट के बाद उसका थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोडक्शन वाले पैसेज को कवर करेगा। दूसरा उसका पैसेज जो है वो यहाँ से शुरू होगा, जिसकी पहली लाइन जो है वो वेरी एक्सपेंसिव पे बात करेगी। जब हमने की बात की, एक पैराग्राफ के अंदर भी कुछ हिस्से होते हैं। एक पैराग्राफ कम से कम 5 लाइनों का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 लाइनों का होना चाहिए। और पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस, ये टॉपिक सेंटेंस वो चीज होती है जो आपने यहाँ पे मेंशन की होती है। टॉपिक सेंटेंस ये वो चीज है जो आपने यहाँ पे मेंशन की है। अब आपकी टॉपिक सेंटेंस जो है वो यहाँ पे मेंशन है, इसके मुताबिक ही चलना है। अब आपने मुझे बता दिया कि दूसरे पैसेज की पहली लाइन वेरी एक्सपेंसिव को डील करेगी। अब अगर आपने यहाँ पे चीप की बात कर दी, अगर आपने कोई इधर उधर की बात कर दी, मैं उसे क्रॉस करूंगा, आपका एग्जामिनर क्रॉस। आपने बताया कि पैराग्राफ के अंदर मैं जो बातें करूंगा मैं ये बताऊंगा एक्सपेंसिव है। ठीक है। फिर आपने बताया कि मैं इसके दूसरा पैसेज बनाऊंगा कि आइडिया यही रहेगा, मैं 2 पैराग्राफ्स लिखूंगा और इनको ट्रांजिशंस के साथ जोड़ूंगा, फिर मैं उसमें बताऊंगा कि ये एक्सपेंसिव है। फिर उस पैराग्राफ में मैं ये चीजों पर बात करूंगा। अगर अब आपने इन चीजों से हट के बात की तो इसका मतलब है आपने मिसगाइड करने की कोशिश की अपने एग्जामिनर को। और यही ऑर्डर जो है वो हम फॉलो करेंगे, यही ऑर्डर जो है वो हम फॉलो करेंगे, यही पैटर्न जो है वो हम फॉलो करेंगे। ये हमारे पास जो है वो एक आउटलाइन बनाने का डिटेल्ड मेथड है। ये यहाँ से कि आउटलाइन हम बनती कैसे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे आर रिक्वेस्टेड कि मैंने कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, उनमें से सिर्फ पहला टॉपिक उठाएंगे और उनकी आउटलाइन जो है वो बना के आप मुझे सबमिट करवाएंगे अपने ग्रुप के अंदर।
For the rest of the people, I'm taking a stop here and the house is open for the question, especially for Sarmad. Sarmad, आपके कुछ questions है? You are requested to open your mic ताकि हम जल्दी से जब आपका question ले सकें. Please अपने आप को unmute कीजिए. Please ask वालेकुम your सर। questions. सर मेरा एक वालेकुम सलाम सरमद. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है, और ये इंट्रोडक्शन के एंड में लिखते हैं या मतलब स्टार्ट में लिखते हैं? सेकंड क्वेश्चन सर ये था कि ये जो मेन सब हेडिंग होती है, मतलब एक तो प्रॉपर हेडिंग होती है सर, एक जैसे अब ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन कैन इसके आपने नीचे 3 माइल आइलैंड करारपुर इंडिया ये लिखा हुआ है कनाडा वाला, सर ये कैसे बनती हैं? और थर्ड क्वेश्चन सर ये था कि अब ऐसे आ गया फॉरेन अफेयर पे सर, या किसी भी टॉपिक पे आ गया, उसके 25 पैसेज स्टार्ट करें लिखने, सर इतना डाटा मतलब कहाँ से हम कलेक्ट करेंगे? क्योंकि कोई प्रॉपर बुक नहीं है जहाँ से मतलब आपको आइडिया आ जाए कि आप कुछ माय पॉइंट्स आपके माइंड में रह जाए, तो हमेशा अनसीन होता है सर। इसके किधर से मटेरियल मतलब करेंगे ताकि हम लिख सकें प्रॉपरली वहाँ पे? थैंक यू सो मच. मैं आपके एंड वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आंसर करना चाहूंगा. आपको ये क्वेश्चन है कि सीएसएस ऐसे पेपर जो है वो अनसीन होता है. वो अनसीन नहीं होता. अगर आप इस चीज को देखना चाहें, आप हमारा पेज विजिट कर लें. वहां पे ना आपको जो टॉपिक्स हमने बहुत पहले रिकमेंड कर दिए होते हैं उनमें से आता है. अब हम कहाँ से रिकमेंड करते हैं? जो सीएसएस का ऐसे है वो आपके ऑन गोइंग टॉपिक से चलता है. ऑन गोइंग जो थीम्स है उन्हीं में से आता है. तो पहला क्वेश्चन ये है. दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि हम वो डाटा कहाँ से लिखेंगे कि 18 से 25 पेजेस आएंगे. हम लोग ये एक्टिविटी अपने स्टूडेंट्स के साथ करवाते हैं जो हमारे ऐसे राइटिंग सेशन में. हमारी क्लासेस ऑब्वियसली सेपरेट होती हैं. क्लासेस के अंदर जो है वो मुमकिन नहीं है प्रैक्टिस करना. पैराग्राफ राइटिंग में हम जो है वो मंथली बेसिस पे एक पैराग्राफ, फिर उसके बाद 2 पैराग्राफ, फिर 4 पैराग्राफ, फिर 6 पैराग्राफ, फिर 10 पैराग्राफ, फिर 15 पैराग्राफ. ठीक है. सो यस, इट इज पॉसिबल कि आप 3 घंटों के अंदर, अगर आप 25 जो है वो नहीं तो कम से कम आप 23 या 22 पैराग्राफ्स आसानी से लिख सकते हो. ये ये प्रैक्टिस से मुमकिन है. ऐसे लोग जो लिखते हैं उनको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगता है कि एक जो है वो पैराग्राफ या इससे भी कम एक अच्छा पैराग्राफ लिखने में. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि हमने जो है वो इसको कहाँ पे पुट करना होता है. थीसिस स्टेटमेंट हमेशा जो है वो ऐसे के एंड पे ही आएगी और आप यहीं पर पुट करेंगे. इसकी लोकेशन यहीं पे होगी. और आपका ये क्वेश्चन था कि हम बनाएंगे कैसे. थीसिस स्टेटमेंट आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कुछ भी हो सकता है. आपने अपने अगर ऐसे के टॉपिक को देखा, ऐसे का टॉपिक अगर आप समझते हैं कि ये एक वाइड टॉपिक है या नैरो टॉपिक है. वाइड टॉपिक से मुराद वो बहुत सी डोमेन्स को, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ फेस्टिवल्स इन माय कंट्री, मेरे मुल्क के अंदर त्योहार, ये एक वाइड टॉपिक है. लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि ईद फेस्टिवल इन माय कंट्री, वो एक नैरो टॉपिक है. सो अब ये आपको पिक करना है कि टॉपिक कौन से वाला होगा. और अगर ये एक वाइडर टॉपिक है तो मैं इस पे काम क्यों करूंगा. और थीसिस स्टेटमेंट और ये सारी की सारी चीजें तभी मुमकिन है जो मैंने चीजें रिक्वेस्ट आपसे की, अगर आपने इनको पढ़ा होगा. जब मैंने जनरेट आइडियाज की बात की थी, आइडिया आप तभी जनरेट कर पाओगे जेंटलमैन जब आपने किताब और डॉन को रोजाना देखा होगा. ठीक है. किताब यहाँ पे कौन सी है? किताब यहाँ पे वो है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकमेंड की है, ना कि मार्केट में किसी भी पब्लिशर की थर्ड किताब. देखो हमारा अलमिया ये है कि जो भी चीज हमारे पास रिटर्न में आ जाती है हम समझते हैं ये बड़ी मोतबर है, ये बड़ी मुकद्दस है, ये बड़ी सेक्रेड है. ऐसा नहीं होता. ठीक है. फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो किताबें दी हैं उनमें से सारी नहीं पढ़ी जाती. चलो कोई 2 पढ़ लो, कम से कम कोई एक पढ़ लो, कुछ रेफरेंसेस कोट कर लो, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा. Salman, did I answer your question? If there is any part of your question that I couldn't answer, please do mention it and I will try to answer that question again. Is there any other question? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो पूछा जा सकता है. एफपीएससी की किताब जो है वो आप लिखेंगे गूगल में एफपीएससी रिकमेंडेड बुक फॉर सीएसएस, आपको मिल जाएंगे. इट इज क्वाइट इजी. लिखेंगे एफपीएससी रिकमेंडेड बुक फॉर सीएसएस. Sir, I did not understand from where do we have to collect data for our outline. आपको एक काम सिर्फ करते रहें. आपका नाम क्या है? मिशल. आप जो है वो सिर्फ इस पेज को विजिट करते रहें डेली बेसिस पे. जो आर्टिकल ऑफ द डे मेरी रिकमेंडेशन है उसको सिर्फ पढ़ लिया करें. और उसमें से जो मेन पॉइंट्स आपको लगे, फैक्ट लगे, कोटेशन लगे, आपको लगे कि इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं बता रहा होता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, उसको नोट कर लें. आपकी आउटलाइंस और आपके ऐसे के लिए डाटा आपको मिल जाए. अगर आप इसको विजिट करेंगे ना
इसके रील्स सेक्शन को मिलेंगे तो आपको काफी चीजें वो मिल जाएंगी। जी फाइका, आप प्लीज अपना माइक ओपन कर लीजिए और आप अपना क्वेश्चन पूछो। फाइका, आपका माइक ओपन हो सकता है। जी प्लीज। यस यस सर। सर मुझे ये सवाल करना था कि मैं कुछ टाइम पहले इंग्लिश ऐसे की क्लासेस ले चुकी हूँ। सो हम्म। उन्होंने कहा था कि थीसिस स्टेटमेंट जो है हम स्टार्ट में लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे कह हम्म। रहे हैं कि हम लास्ट में लिखेंगे। तो सर इसकी कंफ्यूजन हो रही है, आप किस बेस पर मतलब लाइक कह रहे हैं? हो सकता है वो भी गलत हो जहाँ से मैंने सीखा ग्रेट है। क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनका कहना है कि हमने ABC किसी इंस्टीट्यूट को पढ़ा और मैंने वहां से देखा कि उन्होंने कहा कि थीसिस स्टेटमेंट तो जो है वो बिल्कुल शुरू में आनी चाहिए, लेकिन आपने कहा कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एंड पे आनी चाहिए। तो ये आपने किस तरह से कहा? फॉर मी, मैं आपको दो किताबें रिकमेंड करूंगा जहां से आप जब पढ़ेंगे यू विल कम टू नो कि थीसिस स्टेटमेंट, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट माई लैंग्वेज, नॉट योर लैंग्वेज। हम तो उर्दू स्पोकन है, हम लोग तो उर्दू लैंग्वेज को यूज करते हैं। सो हमें जो लोग जिनकी लैंग्वेज है उनकी तरफ रेफर बैक करना पड़ेगा एंड दे विल टेल अस कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी। पहली किताब तो एकेडमिक राइटिंग है आपके पास जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस किताब के चैप्टर नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पता चलता है कि थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर इसने पूरे का पूरा एक चैप्टर जो है वो दिया होगा। ठीक है। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये हमें बताता है कि हमें थीसिस स्टेटमेंट को कहाँ पे पुट करना है। ठीक है। हम आगे चलते हैं, हम ट्राई करते हैं कि अगर वो हमें मिल जाए थीसिस स्टेटमेंट जो है तो हम आपको दिखा भी देते हैं। एक तो मेरे पास रेफरेंस ये है। दूसरी हमारे पास जो है वो जॉन लॉन्ग की किताब है, JOHNLONG। वहां से हमें रेफरेंस मिलता है कि हम इसको जो है वो एंड पे पुट करेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल रेफरेंसेस हमारे पास ये हैं। और जब हम PMS का पेपर मैं इवेल्युएट कर रहा होता हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ दैट पैनल जो इवेल्युएट करता है, तो हमें भी यही जो है वो एक तरीके का है जिसे हम करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास मेथड है। Not from my subjective experience, whatever I am telling you, I am giving the reference from this very book। आप इसको देख सकते हैं और आपको इसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो आंसर दे देगा। ठीक है। Did I answer your question, फाइका? Any other question इसके अलावा जो है? जी वालेकुम अस्सलाम। चैप्टर नंबर 9 डील करता है जी इंट्रोडक्शन से। हम जरा चैप्टर नंबर 9 को भी देख लें। हाँ जी, नोट्स मेकिंग का क्या तरीकेकार होना चाहिए? हम्म। नोट्स मेकिंग जो है वो याद रखोगे आप कि नोट्स आपके एक दिन की प्रोडक्ट नहीं होता है। और आप जो है वो किसी भी किस्म के नोट्स ऐसे नहीं है। अच्छा, एक ना मैं फाइका के क्वेश्चन को कंक्लूड कर लूँ। फाइका, एक वो चीज थी जो चैप्टर 3 था जिसमें आपको पैराग्राफ के पता चल जाएगा, और दूसरे नंबर पे आपके पास ये है। ठीक है। द पेज ऑफ दिस वेरी बुक इज द पेज नंबर 72। और इसमें आपके पास ये डायग्राम भी आपको बता देती है कि जनरल आइडिया से शुरू होगा और स्पेसिफिक आइडिया जो थीसिस स्टेटमेंट है उस पर खत्म होगा। ठीक है। यू रिक्वेस्टेड टू अनम्यूट योरसेल्फ। यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है। अब ये जो है वो हमें बताती है, ये वाला पॉइंट, स्टेट द थीसिस ऑफ द एसे, हाउ टू राइट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो एंड पे हमने थीसिस स्टेटमेंट को पुट करना होता है। ठीक है। ना सिर्फ ये, बल्कि जब आप इसकी जो एक्टिविटीज को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे चल के इसने आपको मुख्तलिफ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं जिनमें वो आपसे पूछता है कि ये मुझे बताएं कि यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे है, इसमें थीसिस स्टेटमेंट है भी या नहीं है। ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन में हमेशा एंड पे होती है। नोट्स मेकिंग, देखिए नोट्स मैं हमेशा रिकमेंड यही करूंगा, रिक्वेस्ट यही करूंगा कि नोट्स आप खुद अपने से बनाइए। डॉन को पढ़ते हुए बनाइए, फॉरेन अफेयर्स को पढ़ते हुए बनाइए। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को जो फॉलो करवाते हैं वो चीज़ें आप भी कर लें। हम लोग कुछ इंटरनेशनल जो है वो सोर्सेज को फॉलो करते हैं, इपड़ी को फॉलो कर रहे होते हैं हम लोग जो है वो
हिस्ट्री को फॉलो कर रहे होते हैं हम लोग जो है। इसके अलावा गूगल स्कॉलर से हम लोग जो है वो कुछ रिसर्च आर्टिकल्स लेते हैं, जिनको हम जो है वो वीकली बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं। वो की एक ऑप्शनल एक्टिविटी होती है, अगर कोई ना करना चाहे तो उसकी मर्जी होती है, बट हम इन सोचेस को फॉलो करते हैं। सर अगर आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की हेडिंग राइट कर दें तो फिर थीसिस स्टेटमेंट नहीं राइट करेंगे आउटलाइन? यस, थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में अगर आप लिखो या ना लिखो, पहले पैसेज के एंड पे लाजमी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है वो थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन अपने आउटलाइन के पहले शुरू में लिख दी है, फिर सिर्फ इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं आएगी, सिंपल इज दैट। फिर वहां पे आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं दोगी, बाकी सब कुछ वहां से वैसे का वैसे चलेगा। और जो हमारे पास एंड है उसका जो थीसिस स्टेटमेंट है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के एंड पे लाजमी आएगा। अब उसको चाहे ABCD कोई भी कहे कि उसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखना है, मेरी आपसे हम्बली गुजारिश होगी, माय हम्बल पोजीशन, जो दो चार लफ्ज मुझे आते हैं, आफ्टर माय डॉक्टरेट आई कैन रिकमेंड यू, और जो हम अपने एक्सपीरियंसेस में पेपर चेक करके बताते हैं, डू नॉट डू दिस ब्लंडर, इसको ना छोड़िएगा। आप अपने पेपर में आपने बैठना, किसी और ने नहीं बैठना। और रेफरेंसेस इंटरनेशनल सोर्सेज से कंसल्ट कीजिएगा जिनकी इंग्लिश जुबान है। किसी भी अकबर, असगर या अजमल या व्हाट्सएवर जो है वो उसकी बातें नहीं मोतबर हैं, जब हमारे पास रेफरेंसेस जो हैं वो जिनकी लैंग्वेज है उनके मौजूद हैं। ओके जी, आई एम अज्यूमिंग आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। अगर इस सेशन ने आपको किसी भी तरह से हेल्प आउट किया हो तो कोशिश कीजिए कि इस नॉलेज को सेपरेट कीजिएगा। जिंदगी में कभी किसी को मौका मिला किसी दूसरे को सिखा के, किसी दूसरे को बता के, हजरत अली करमुल्लाह वजह का कॉल है कि हर चीज की एक जुकात होती है, सदका होता है, और इल्म का सदका ये उसे बांटा जाए, ठीक है। सो अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं लेटर ऑन इन योर लाइफ, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दैट। Yes, Sidra, the answer of this question is yes. With this note, सर वोकैबुलरी डॉन के अलावा किसी बुक का भी बताइएगा। GRE गिली की वोकैबुलरी कर लीजिएगा। एक बुक मैं आपको बताऊंगा, वो बुक है हमारे पास वर्ड स्मार्ट, जो है वो वर्ड स्मार्ट किताब है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये वर्ड स्मार्ट जो है वो हमारे पास जो है वो रैंडम हाउस की जो है वो पब्लिशर है, पेंगुइन की। इसको जो है वो फॉलो करने का बहुत अच्छा है। हम वंस अगेन आई वुड लाइक टू कोट, क्योंकि हम लोग जो करते हैं, हम ये करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स के साथ डेली बेसिस पे डॉन की वोकैबुलरी शेयर करता है, डेली बेसिस पे। और उनको जो है वो उनके लिए इनएविटेबल है कि वो इसको याद करें, मेमोराइज करें। हम हर चीज को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आप भी चाहें तो डॉन से बना सकते हैं, और ग्री को भी साथ शामिल कर लीजिएगा। ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए प्रेसिंग कंपोजिशन के पेपर के लिए। देखो ऐसे के पेपर में ना अपने ऐसे को इवेल्युएट जरूर करवा लीजिएगा किसी से भी, ठीक है। इवेल्युएट किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से करवाइएगा फॉर गॉड सेक। यहाँ पे वंस अगेन वो होम्योपैथिक वाला फॉर्मूला ना लगा लीजिएगा इंग्लिश में, चूंकि मेरा सब्जेक्ट है। तो प्लीज इसमें ना प्रेफर कीजिए आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन जिसकी इंग्लिश में जो है वो डिग्रीज हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आप इंग्लिश में फॉलो करें, कोई भी है कहीं पे भी है, बट उसका अपने सब्जेक्ट पे जिसकी ग्रिप है उसको देखिएगा। अदरवाइज आप अपने आप को जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। नॉट एट ऑल, हेडिंग कभी भी नहीं देंगे। नया पैराग्राफ हमेशा शुरू होता है इंडेंटेशन से। इंडेंटेशन कहते हैं नया पैसेज लिखते हुए कुछ थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना। अगर ये नया पैसेज आपने लिखना है तो हेडिंग कभी नहीं दोगे, यहाँ से इंडेंटेशन ही बताएगी कि नया पैसेज शुरू हो रहा है, ठीक है। इंडेंटेशन आपको बताएगी। इंडेंटेशन क्या है, सर्च कर लीजिएगा, INDENTION इंडेंटेशन। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स। इफ देयर इज अनदर क्वेश्चन तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे फिर पेस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, या इन केस यू वांट टू आस्क समथिंग, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, लेटर ऑन कोई चीज़ें जो हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं जुनैद साहब, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपको बता देंगे सारी की सारी चीज़ें जो हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। विद दिस नोट आई एम श्योर कि हमने एक अच्छा सेशन जो है वो अटेंड किया। फाइका आपका हाथ दोबारा जो है वो आपने अब किया है, क्वेश्चन है, प्लीज पूछेगा। यस सर, सॉरी मैंने बिल्कुल लास्ट में इंटरप्ट किया है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो अभी स्पेशल CSS भी कंडक्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप अगर हॉट टॉपिक्स बता दें जो एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं,
तो हम जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें। Barka, you are there in our group? You are there in our official group? Yes or no? Yes sir, yes. You are there, and I'm sure that you have followed the same link to join this particular session. अच्छा, अगर आप वहां पे हैं तो वहां पे टॉपिक्स आए हैं, ठीक है? सर आई थिंक वो तो अपने करंट सी और पी के रिलेटेड आपने सेंड किए हैं, ऐसे से रिलेटेड तो आई थिंक चले, नहीं आई है। विल डेफिनेटली चेक इट, आई विल डेफिनेटली चेक इट। और अगर ऐसा है तो मैंने नहीं शेयर किया बेसिकली, मैं चेक करता हूँ। आई थिंक वो ऐसा में जुनैद साहब ने किए होंगे, मैं उसको जरूर देखूंगा, ठीक है? सर फोर्स, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन फाइका? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? सना पूछ रही है सर 4 to 5 मंथ्स में तैयारी कैसे करें? ऐसे के लिए आपको 3 महीने बहुत हैं। जो कोई 1 महीने में आपको लॉलीपॉप दे के हो जाएगी तैयारी, झूठ बोल रहे हैं। एटलीस्ट 2 मंथ्स आपके लिए होने चाहिए, 2 to 3 मंथ्स ही होने चाहिए। सर ऐसे से रिलेटेड जो है वो मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करें? द सिंपल आंसर इज कि आप जो है वो एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि हमारा जो है वो फेसबुक पेज है, आप उस पर चले जाइए और वहां से आपको ऐसे से रिलेटेड जो है वो मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है? ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हम लोग सिर्फ जो है वो फाइनेंस के लिए ही काम नहीं करते हैं, वी डू रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे के हवाले से। ओके जी पार्टिसिपेंट्स, अभी फिर हम फाइनली एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर bearing me for approximately 1 hour and 11 minutes. Hope to see all of you inshallah in the next session on another day. Till then, take care of yourself. और अक्सर मेरा नंबर जिनके पास होता है वो मुझे क्वेश्चंस करते हैं। आई डू रिस्पेक्ट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप मुझे मैसेज करते हैं, बट मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप ये कोऑर्डिनेटर से बात कर सकें या इनको मैसेज कर लें, तो इनकी ड्यूटी यही होती है। आई एम बिजी समटाइम, तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। इनसे कुछ भी क्वेश्चंस हो पूछ लें और हमारी डेफिनेटली पे बात हो जाएगी। सिंपल में ही लिखें तो अच्छा है नीलम, बाकी ये सिंपल में ही लिखेंगे तो अच्छा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज।